pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना टॉपिक 6 स्टार्ट कर रहे हैं, वो है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। वैसे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए इस क्लास में आपको दो टॉपिक्स कवर करवाने वाली हूँ, दोनों मैनेजमेंट के। एक तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसके फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 और रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 जो मेन टॉपिक है उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में दोनों टॉपिक्स करने वाले हैं, दोनों छोटे छोटे से टॉपिक थे, तो मैंने सोचा आज ही कवर कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए ताकि वो बहुत अच्छे से उनको हैंडल कर पाए, समझ आया। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, यहाँ देखो, स्पैन ऑफ कंट्रोल कह लो, ठीक है, या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये इसके नाम ही है, रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, कितने सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए वो डायरेक्ट रिपोर्ट्स सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। तो वही चीज है कि एक सुपीरियर के अंडर, एक मैनेजर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए कि वो उनको ढंग से डायरेक्ट कर पाए, ठीक है, मोटिवेट कर पाए और उनसे अपना जो है बेस्ट काम करवा पाए। तो उसी को हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, स्पैन ऑफ सुपरवाइजर, स्पैन ऑफ अटेंशन कहते हैं। यहाँ तक समझ आया, इजी, ये था मीनिंग। उसके बाद है दो तरह के स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। एक तो पहला होता है नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक होता है वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ देखो, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नाम से क्लियर है, नैरो मतलब एक सब सुपीरियर के अंदर कम ही सबऑर्डिनेट रखना, समझ रहे हो। एक सुपीरियर के अंदर देखो सिर्फ 3 सबऑर्डिनेट हैं, टोटल वर्कर्स कितने हैं, 2 4 6 7 8 9 वर्कर्स हैं, लेकिन एक जो मेन हेड है उसके अंदर 3 आ रहे हैं, उसके बाद उनके अंदर 2 आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसको हम कहते हैं नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से टॉल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा हायरार्की क्रिएट होगी, ज्यादा लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनेंगे, समझ रहे हो, टॉप मिडल लोअर ऐसे करके ज्यादा लेवल बनेंगे ना, तो इसीलिए टॉल ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जिसकी वजह से नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की वजह से। और सेकंड वन है हमारा वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ देखो, जो भी जितने भी पर्सन है वो सारे एक ही के अंदर आते हैं, समझ रहे हो, अलग से हमने कोई हायरार्की मेंटेन नहीं की है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, समझ रहे हो। इसकी वजह से क्या होता है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होता है। वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, समझ आया। तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, और ये थे टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, दो होते हैं, नैरो एंड वाइडर। उसके बाद एक और चीज समझो कि जो हमारे क्लासिकल राइटर्स थे, कौन थे, कल किए हमने 3 क्लासिकल राइटर, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और लास्ट में मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटिक वाला, वो कहते थे कि हमारे जो है ना 3 to 8 सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए एज आइडियल, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि टॉप लेवल के अंदर कम बंदे हो, फिर जैसे ये वाला, ठीक है, टॉप लेवल के अंदर कम बंदे हैं, फिर उसके आगे और बढ़ते जाएंगे, तो इस टाइप से वो क्या कहते हैं कि लोअर लेवल में ज्यादा जो है हम लोगों को हैंडल कर सकते हैं, समझ आया। तो ये थे आपके दो तरह के स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसको करो, एक फॉर्मूला वाला आप करवा रहे हो, ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो। सो नेक्स्ट है हमारे फॉर्मूलाज ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने आपको ये टॉपिक करवाया है इंपॉर्टेंट सेशन में। वो है क्या, ग्रैटिनस। ये कौन है, एक फ्रेंच मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, इस पर्सन का नाम जिसने ये फॉर्मूलाज दिए हैं, राइट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड, डायरेक्टली नाम का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से कौन रिलेटेड है। तो ये पर्सन है ग्रैटिनस, याद रख लो इसको, फ्रेंच मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, जिसने सजेस्ट किया था फिक्सेशन ऑफ नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये ध्यान रखना कि इसने फॉर्मूलाज दिए हैं, जिसके बेस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इसने एनालाइज किया सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप, एंड उसने जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाए हैं, समझ आया। ये तो था पर्सन का नाम जिसने मैथमेटिकल फॉर्मूलाज बनाए हैं फॉर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब आते हैं कि 3 तरह के इसने रिलेशनशिप बताए और 4 तरह के इसने फॉर्मूलाज दिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला, डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप। डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप मतलब एक सुपीरियर है, उसके अंदर सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट है, समझ रहे हो, अलग अलग रिलेशन है सबसे, तो वो क्या है, डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप। एक है डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप, कि एक सुपीरियर है, उसके ग्रुप, सुपीरियर के जो सबऑर्डिनेट्स है वो ग्रुप में है, लाइक सबऑर्डिनेट 1 2 3, सबऑर्डिनेट 1 2 3 ये एक अलग ग्रुप है, सबऑर्डिनेट 1 2 3 एक अलग ग्रुप है, ग्रुप ग्रुप ग्रुप। तो ये क्या, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप, जब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को संभाल रहा है इन ग्रुप, समझ लो, तो उसको कह रहे हैं डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप। और एक होता है क्रॉस रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है, सुपीरियर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट को तो संभाल रहा है, लेकिन सबऑर्डिनेट का आपस में भी कनेक्शन होता है, आपस में भी रिलेशनशिप होता है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस रिलेशनशिप, समझ रहे हो, इजी है ये। चलो अब इसके आगे फॉर्मूलाज देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप को इसने जो फॉर्मूला दिया वो दिया एन मतलब नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, जितने सबऑर्डिनेट्स है उतने रिलेशन है यहाँ पे, समझ आया। तो डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप का फॉर्मूला क्या है, एन मतलब नंबर ऑफ
सबऑर्डिनेट्स। अगर इसकी बात करें तो इसका इसमें फॉर्मूला दिया n 2n 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। ये समझ लो, यहाँ पे ढंग से कर लो, इस फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, रट्टा मार लो। n 2 की पावर n ओवर 2 माइनस 1 और क्रॉस रिलेशनशिप के लिए n माइनस 1 n ब्रैकेट में n माइनस 1। ये तो तीन फॉर्मूलाज अकॉर्डिंग टू इसने दे दिए, तीन अलग अलग टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। लास्ट वन आता है टोटल रिलेशनशिप ऑफ द फर्म, कि अगर फर्म के पूरे के रिलेशनशिप निकाले कितने हमारे रिलेशन है, तो वो हमारे इस फॉर्मूला से निकलेगा इससे n और ब्रैकेट में आएगा 2 की पावर n ओवर 2 प्लस n माइनस 1। तीनों को इकट्ठा करके ये फॉर्मूला बना n 2 की पावर n ओवर 2 प्लस n माइनस 1। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में करना जरूरी था। ग्राइटेनस जो है इसका नाम याद रखना है, ठीक है, कि इसने दिए हैं ये फॉर्मूलाज, तीन तरह के इसने रिलेशनशिप बताए, इन तीनों का नाम हो सकता है चार आपको ऑप्शन आ जाए इसमें से कौन सा नहीं है, समझ रहे हो, तो इन तीनों का याद होना चाहिए। उसके बाद इनके फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका टॉपिक कवर होता है कौन सा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसको राइट डाउन कर लो। करते हैं हम अपना अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी वाला, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। इतना ही टॉपिक है ये, ठीक है, इसीलिए हमने इसी क्लास में इसको कवर कर दिया है, ठीक है। सो अथॉरिटी क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन एज ए प्रिंसिपल हमारे स्कूल में। उसके बाद प्रिंसिपल के पास क्या होती है, पावर होती है कि वो हमें क्या दे सकते हैं, ऑर्डर्स दे सकते हैं, वो डिसीजन दे सकते हैं। तो उनके पास क्या है, अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी क्या होती है, पावर एंड राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड मेक अदर्स ओबे, और बाकियों को काम भी करना पड़ता है, समझा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है असाइन्ड वर्क, जो काम मुझे मिला वो मैं ढंग से करूँ, अच्छे से करूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस काम, वो काम क्या है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन्ड टास्क, कि जो मुझे काम दिया गया है वही मेरी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी क्या है, कि अगर वो काम अच्छे से हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो मुझे जवाब देना पड़ेगा कि ये काम अच्छे से क्यों नहीं हुआ। तो आंसरेबिलिटी, ठीक है, आंसरेबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ द असाइन्ड टास्क, कि जो काम मुझे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उसका जो आउटकम निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो क्यों है, कौन बताएगा, मैं बताऊंगी। तो वो मेरी जवाबदेही बनती है कि नहीं, तो वो होती है अकाउंटेबिलिटी। मीनिंग समझ आया। आगे जो अथॉरिटी है वो फ्लोज डाउनवर्ड, क्योंकि प्रिंसिपल जो है टीचर को ऑर्डर करेगी, समझ रहे हो। ऑर्डर किसको करेगा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को करेगा। तो इसीलिए क्या होता है, फ्लोज डाउनवर्ड। वेयर अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो फ्लोज अपवर्ड, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मुझे काम मिला है वो मैं अच्छा करके दूं सुपीरियर को, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, फ्लोज अपवर्ड। और ये जवाबदेही भी क्या होगी, मुझे जवाब देना होगा ना अपने सुपीरियर को कि काम अच्छा हुआ है तो क्यों है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, समझ रहे हो। तो वो भी क्या है, फ्लोज अपवर्ड। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्लोज डाउनवर्ड, फ्लोज अपवर्ड, फ्लोज अपवर्ड। फिर नेक्स्ट पॉइंट बनता है जो इंपॉर्टेंट, वो है अथॉरिटी कैन बी ट्रांसफर्ड। प्रिंसिपल आगे हमारे जो एचओडीज बनते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, उनको अपने कुछ जो है अथॉरिटीज दे देते हैं, जिसको हम डिसेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि जब मैं बात करूँ अकाउंटेबिलिटी की, ये ट्रांसफर नहीं हो सकती। जिसको काम दिया वो बाद में ये तो बताएगा ना कि अगर काम खराब हो गया तो क्यों हो गया, जवाबदेही तो उसी की होगी। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो सकती है, हाँ या ना। तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को दो पार्ट्स में बांटते हैं, ध्यान में रखना। रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 है या रिस्पॉन्सिबिलिटी 4। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 है तो वो कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती, ये अकाउंटेबिलिटी ही है। अकाउंटेबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी 2, समझ आया। फिर आती है अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी है, और सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की वजह से क्या आती है, स्टार्ट होती है, समझ आया। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 है, ये ट्रांसफर हो सकती है जब सबऑर्डिनेट को कोई काम दे दिया जाए आगे, तो वो चीज क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 4। और ये है ऑब्लिगेशन फॉर वर्क। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ कि मुझे प्रिंसिपल ने असाइन किया कोई टास्क, फॉर एग्जाम्पल फेयरवेल कराने के लिए डेकोरेशन देनी, ठीक है, समझ रहे हो। मुझे डेकोरेशन दी, मैंने आगे क्या किया, +2 वाली गर्ल्स बुलाई और उनको मैंने क्या किया, काम दे दिया, ठीक है। अब अगर ये डेकोरेशन अच्छी नहीं होती तो प्रिंसिपल तो मुझसे जवाब मांगेगी ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 है कि जवाब देगी तो मुझे देनी पड़ेगी। वो बच्चों के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 4, कि उनका कोई कसूर नहीं निकालेगा, समझ रहे हो। तो वो चीज किसमें आएगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 और रिस्पॉन्सिबिलिटी 4। इन 4-5 पॉइंट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसको ढंग से कर लेना। हाँ, लास्ट पॉइंट, अथॉरिटी के ना बहुत सारे टाइप्स हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, है ना। लेकिन मैक्स वेबर जो हमने कल किया था ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, जिसमें आपको बताया था हिटलर जैसा बंदा, वो मैक्स वेबर ने 3 तरह की अथॉरिटीज दी हैं। कौन कौन सी, ट्रेडिशनल, रैशनल, सिस्टेमेटिक। ध्यान रखना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, 4 दे देंगे कौन सी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने समय से चलती आ रही है, लाइक राजा का बेटा राजा बनेगा, तो वो क्या है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी है उसकी, समझ रहे हो। एक होते हैं रैशनल, जो लीगली पेपर पास करके एक बंदा IPS ऑफिसर बना, तो वो क्या उसकी रैशनल अथॉरिटी है,
समझ रहे हो? जो प्रिंसिपल लगते हैं अपनी क्वालिफिकेशन की बेस पे लगते हैं वो रैशनल है। और क्रिस्मेटिक क्या है कि किसी पर्सन में क्रिस्मा मतलब गॉड गिफ्टेड कोई क्वालिटी है जिसकी वजह से उसको अथॉरिटी मिली है, तो वो किसमें आती है? क्रिस्मेटिक में। समझ आया? तो मैक्स वेबर ने 3 तरह की अथॉरिटीज दी हैं, ट्रेडिशनल, रैशनल और क्रिस्मेटिक। मीनिंग समझ आया? तो ये थे आपके आज के 2 टॉपिक, दोनों छोटे छोटे टॉपिक थे, इसलिए मैंने आज की क्लास में कवर करवा दिए। इसको कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर जिसमें मोटिवेशन की थ्योरीज करने वाले। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.